उत्तराखंड में हो रहा है ना, उत्तराखंड में भी जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनको बंद कराया जा रहा है। क्यों नहीं बंद कराया जाए? आप मुझे बताइए, ये जमीन मेरी है, इस जमीन के ऊपर कब्जा किसी और का है, और जिसने कब्जा कर रखा है उसने कोई मदरसा खुलवाया क्यों है? देखिए, यहाँ वक्फ के मामले में भी आप मदरसे की बात चल गई तो अच्छा है कि उसमें उदाहरण जुड़ गया। ये रेजिस्टेंस इस बात की क्यों है कम्युनिटी में कि हम सरकार के जुरिस्डिक्शन में आए। सरकार ये तो नहीं कह रही कि कोई मदरसा नहीं चलेगा देश में, वो ये कह रही है कि आप हमारे साथ रजिस्टर कीजिए और क्या करिकुलम पढ़ाया जाएगा ये हम बताएंगे। ना हम आपको इससे रोक रहे कि आप दीनी तालीम दीजिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाओ। वक्फ में भी यही कह रही है कि अब तुम वक्फ जो भी कर रहे हो, आपके लोग कर रहे हैं, उसको रजिस्टर कराओ। देखिए सौरभ जी, इसके पीछे मानसिकता है। मुसलमान इस दायरे में आना ही नहीं चाहता, किसी भी मामले में सरकारी दायरे में नहीं आना चाहता। आप बात कानून की कर ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो कहते हैं हमारे दीन में मुदाखलत हो रही है। आप बात करें 3 तलाक की तो बोलते हैं दीन में मुदाखलत। आप बात करें मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करने की तो कहीं हमारे दीन में मुदाखलत। आप बात करें वक्फ बोर्ड की तो हमारे दीन में मुदाखलत। आप भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं जहां पर आप हर वक्त लाल किताब जेब से निकाल कर कहते हैं कि हम बाबा साहिब के संविधान को मानते हैं, तो ये बाबा साहिब के संविधान को बड़े कन्वीनियंटली मानते हैं। क्रिमिनल कोड में मानेंगे बाबा साहिब का संविधान, जहां पर इनको इस तरह के कानूनों का विरोध करना होगा तो आर्टिकल 25-26 हर चीज का विरोध करने के लिए। तो भाई आप करना क्या चाहते हैं? या तो आप शरीयत मान लो पूरी तरह से, आप घोषित करवा लीजिए कि भाई हमें सरकार के दायरे में ही आना चाहिए, सरकार हमारी शरीयत को कोडिफाई कर दे और भारत के मुसलमान पे पूरी तरह से 100% शरीयत नाफिज होगी, तो फिर आपकी बात को माना जाएगा। चोरी पे हाथ भी कटेंगे। एग्जैक्टली, चोरी पे हाथ करेंगे, रेप पे संसार होंगे। तो ये जो हिपोक्रेसी है जिसके बुनियाद पे ये लोग राजनीति करते हैं, ये हिपोक्रेसी खुल रही है और इसी वजह से आज भारत का मुसलमान अपने घर में बैठा हुआ है ठंडक के साथ और टीवी पे देख रहा है कि भाई क्या चल रहा है राज्यसभा। लेकिन इसी में एक और चीज भी होती है जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप जब दूसरे मुल्कों में, कई मुल्क ऐसे भी हैं जहां वक्फ नहीं है, वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉलोइंग कंट्री में नहीं है, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, वो भी तो सरकार के अधीन ही आ रहा होता है। अरे पर आप एक बात समझिएगा, मैं अंबर की ही बात में आगे मैं ये कह देती हूँ कि जब सरकार अपने बिल में वक्फ और औलाद में ये बात लेकर आ जाती है कि आप वक्फ करिए, बिल्कुल करिए, आपका हक है, आप करिए, पर शरीयत के हिसाब से। अब ये मैं आपको शरीयत का हवाला बता रही हूँ, सरकार ने चाहे शरीयत का हवाला दिया या नहीं दिया, पर ये शरीयत के हिसाब से कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है तो वो शरीयत के हिसाब से करता है। बीवी को हिस्सा मिलता है, बेटे को हिस्सा मिलता है, बेटी को हिस्सा मिलता है, और इंसान का अपने हिस्से पे 1/3, सही कह रही हूँ, 1/3 है हिस्सा आपका, जो कि आप विल कर सकते हैं, बांट सकते हैं, आग लगा सकते हैं, चैरिटी में दे सकते हैं, वक्फ कर सकते हैं। तो वक्फ और औलाद, जो कि चौथा पॉइंट है आपके अमेंडमेंट्स में, कहाँ गलत है? तो आज ये सारे जो मुसलमान है जो इसका विरोध कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हो? तुम शरीयत के हिसाब से बना कर रहे हो। शरीयत के हिसाब से, कुरान के हिसाब से महिला, औरत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। कुरान के हिसाब से अल्लाह के बाद यदि जन्नत है तो आपकी माँ के कदमों के नीचे है। और जब बात आती है कि पॉलीगैमी की, कि हम कहते हैं नहीं जी पॉलीगैमी गलत है, आप 4 शादियां मत करिए, तो शरीयत के हिसाब से, कुरान के हवाले से, तो वो तो जो बैटल ऑफ उहद थी, जो जंग हुई थी, उसमें जो बेवाह हुई थी, जो यतीम बच्चे थे, उनको सुरक्षित करने के लिए कहा गया था कि बुरी नजर मत रखो तुम औरतों के ऊपर, और अगर तुम अपनी बीवियों के साथ में सम्मान वाला रिश्ता रख सकते हो, चाहे वो हिसाब किताब में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो कुछ भी है, तो आप कर सकते हो। कहाँ था वो? अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप चारों लोग मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुफ्ती साहब। हमने सीए पर देखा कि बहुत ज्यादा ये कहा गया कि भाई साहब ये मुसलमानों की तो नागरिकता ही छिन जाएगी, तुम शहरी ही नहीं रह जाओगे। और मुसलमान सड़क पे उतरा भी, शाहीन बाग दिल्ली में लगा, जगह जगह पूरे देश में उसको लेकर के सड़कों पर लोगों ने, मुसलमानों ने निकलकर अपनी ताकत दिखाई। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, कोई नहीं बाहर निकला। ठीक, 1 महीने से बहस चल रही है, 6 महीने से बहस चल रही है वक्फ के ऊपर। कहीं हम नहीं देख रहे कि लोग बाहर निकल रहे। सीए भी तो लागू हो गया, ये लागू हो गया तो उस पर कोई बाहर नहीं निकला। मतलब अब क्या मुसलमान जो हैं वो समझ गए या थक गए? समझ गए इनके जो ये कहते हैं शेर आया। अरे मुसलमान जो आका लोग हैं ना, बड़े आका, तो वो वकील खेल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो पूरी कौम देख रही है कि शाहीन बाग में हमारे बच्चे बैठेंगे, हमारी माएँ बैठेंगी और ये वकील खेलेंगे। तो कौम ने समझा है। अच्छा, सीए में तो ना बड़ी डरावनी कैफियत थी सौरभ भाई, इतनी डरावनी कैफियत थी कि मैं सीए में बैठे कुछ लोगों से बात करनी चाहता था
एक हफ्ते तक मुझे उनका कोई लीडर ही नहीं मिलता था, हर आदमी लीडर होता था। दूसरे मैं चाहता था कि सरकार से इनकी मुज़ाकरात कराऊं, तो वो कहते थे कि जो डिटेंशन सेंटर बनाए हुए हैं भाई वो है कहाँ, इस जमीन पर है कि नहीं है। जैसे अब ये ना मस्जिद छिन जाएगी, खानकाएं छिन जाएंगी, ये ऐसी बात है जो जमीन से नीचे की है और आसमान से ऊपर की है, जो सौरभ भाई को और मुझे दोनों को दिखने वाली नहीं है, इनको दिखने। अच्छा, बिल इनके पास पहुंचा होता है तो पढ़ा नहीं होता, और पढ़ा होता है तो सच बोला नहीं होता। अमित शाह जी चीख रहे हैं, पूरी साफ साफ एक एक बात वो पार्लियामेंट में कह रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं, सरकार का एक एक आदमी इनको सफाई देने में लगा हुआ है। लेकिन एक ये है कि आपके टीवी पर आएंगे अभी थोड़ी देर में और आपके वही फैलाएंगे, अरे भाई कुछ बचेगा नहीं, एक झटके में रातों रात सब कुछ ले लिया जाएगा। भाई तुम इस देश के नागरिक हो और 1.25 करोड़ देशवासियों में शामिल हो जिसको मोदी जी तरक्की देना चाहते हैं। मैं कहता हूं हम सब लोगों को एक प्रोग्राम तो मोदी जी के धन्यवाद के लिए करना चाहिए कि वो उस मुसलमान के लिए सोच रहे। 70 साल में जो लीडर ने नहीं सोचा, मुसलमान नेताओं ने नहीं सोचा, मजहबी तंजीमों ने नहीं सोचा, मोदी जी ने उसके लिए सोचा है। वो वक्फ जो हमारे बाप दादा करके गए थे हमारे बच्चों के लिए कि वो किसी हालत में काम आएगा, आज प्रधानमंत्री कहते हैं यार इन गरीबों को दे दो जिनका हक है। ये सारा का सारा तुम जितने मालदार वक्त के खिलाफ जो आवाज थी पूरी की पूरी वो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच से ही उठनी शुरू हुई है सबसे पहले कि भाई जांच कराइए। आज भले ही सदन के भीतर लालू यादव की पार्टी उनके बेटे इसकी मुखालफत कर रहे हो, लेकिन वही कहते थे कि भाई एक सबसे करप्ट बॉडी है। खुद बोला उन्होंने सदन के भीतर बोला कि सबसे करप्ट बॉडी है, इस पर जांच होनी चाहिए। और वक्त वक्त पर ऐसे कई बयान सामने आते रहे हैं जहां पर जांच की मांग की गई। अब अगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं सुभी जी, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? क्योंकि 10,000 से ज्यादा केसेस तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही फाइट आउट कर रहे हैं। जी देखिए, दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि जो 5% मुसलमान 95% मुसलमानों का हक खा रहे थे, उनको लग रहा है कि ये ज़मीनें हमसे ना छिन जाएं, जिनके दम पे हम अपनी राजनीति कर रहे थे और बड़े बड़े महल खड़े हुए थे। मुस्लिम मासेस का कोई नुकसान नहीं है, मुस्लिम लीडर्स का नुकसान है जो कंधों पे चढ़ के गरीब, मिस्कीन, यतीम, अनाथ, बेघर मुसलमान के कंधे पे चढ़ के अपनी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, आपने कहा जमीनें ना छिन जाएं। मैं एक क्योंकि क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, जमीनें ना छिन जाएं। भाई सदन के भीतर भी कह दिया कि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, जो जैसे पिछली बार जो आपके पास जमीनें हैं वो वैसी की यथास्थिति जो बनी रहेगी, बशर्ते उस पर कोई विवाद ना हो। भाई अगर पहले से विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला जाएगा, तो उसके ऊपर तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती हेल्प आपकी। दूसरी बात ये कही, अगर आपने किसी की जमीन गलत तरीके से, सरकारी जमीन है, उसे कब्जा हुआ है, तो वहां पर फिर आपको कागज दिखाने होंगे। उसके अलावा तो कोई जमीन नहीं छिन रही ना। देखिए जमीन छीनने का मकसद इनका कुछ और है, मतलब वो लोग मैनेज कर रहे हैं ना। हाँ नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये भी एक नैरेटिव है ना कि जमीन छिन जाएगी। छिन तो उनकी भी नहीं रही है। जमीन छीनने का मतलब है कि कोई व्यक्ति, जैसे मैंने मौलाना साहब का एक उदाहरण दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मस्जिद के नीचे एक प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई जब उनसे कहा जाएगा कि भाई ये आपका पर्सनल मकान नहीं है, इसको आप किसी वक्फ के चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल करिए, तो उनके हिसाब से तो उनकी जमीन छिन गई ना। जमीन मुसलमानों से नहीं छिनेगी, जरूरतमंदों से नहीं छिनेगी, लेकिन जो इलीगली इंक्रोच करके बैठे हैं उनका तो कंट्रोल वहां से हट जाएगा, इसलिए नैरेटिव फैला रहे हैं। एक बात बताइए, चेक एंड बैलेंस हो जाएगा कि भाई ये जमीन जो है वो वक्फ के कामों के लिए, मुसलमानों के हितों के लिए यूज हो रही है कि नहीं, और अगर नहीं हो रही है तो फिर आपको इसको यूज करना होगा। देखिए, तो प्रॉब्लम यहाँ है। कुछ सेकंड, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के पास मुसलमानों की सैकड़ों कंप्लेंट्स हैं कि हमारे साथ मुतवल्लियों ने, वक्फ बोर्ड ने अन्याय किया है। अपनी अर्जी लेके बेचारे वक्फ बोर्ड के ऑफिस जाते हैं, लतिया दिए जाते हैं, लाइन में धक्के खाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं है। तो ये तो भाई कोई हिंदू मुसलमान की या किसी पार्टी की भी बात नहीं है। जिसपे जोरबाग करबला का मामला काफी उस पर चर्चित रहा। एग्जैक्टली वो प्राइम लोकेशन है जो करबला की प्रॉपर्टी है, वो भी तो मुतवल्लियों ने किया था। किसने बेची वो जमीन? उस पे बड़े नेताओं ने बहुत, मोदी जी का मामला, अरे प्राइम लोकेशन है जोरबाग की जमीन का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी कीमत क्या होगी। एग्जैक्टली, तो उस पे नहीं बात करेंगे किसने किया, गवर्नमेंट मुतवल्लियों ने तो किया, जो उस बॉडी में बैठते हैं, जो उसके मालिक बन के बैठते हैं। जो जमीन हमने अल्लाह को दी थी उसे बेचने का अधिकार मुतवल्लियों के पास कैसे आ गया? बोलिए ना, अरे ये तो इस्लाम धर्म के खिलाफ है सीधे सीधे। एब्सोल्युटली, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा समझा उसमें लिखा है कि जो आपको अल्लाह को एक बार दे दी वो भी तो वक्फ है, लेकिन वो सारी की सारी बिक रही है, जमीन इधर से उधर जा रही है, लोगों के पास है। कैसे हो रहा है? सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक फ्लो चार्ट तरीके से कह देती हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं अपने प्रॉपर्टी का पहले बंटवारा करूंगी और फिर मैं वक्फ करूंगी। वो ये नहीं चाहते हैं बेटियों को हक ना मिले। दूसरी चीज, मैंने वो वक्फ कर दी है,
तो वाकिफ ये डिसाइड करता है कि वो प्रॉपर्टी किस चीज के लिए इस्तेमाल हो, और मुतवली भी वो डिसाइड कर देगा कि ये मुतवली जो है वो केयरटेकर है। अब मैं तो चल पड़ा, वो जो जमीन है वो आ गई किसके हाथ में? मुतवली के। मुतवली ने क्या किया? उसमें दुकानें बना दी, किराएदार रख दिए, उसमें उसने केटरर को दे दिया, बैंक वे को दे दिया, होटल बना दिया। आप तो जानते हैं बहुत बड़े अपने विरोधी दल के नेता हैं जिनके वक्फ की जमीन पे, जिनके, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो समझते हैं वो वक्फ की जमीन उनके है, उनके बाप दादाओं की है, प्रॉपर्टी में बन गई है होटल। अब क्या सिस्टम हो गया है? आपने पहले तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ किया, उसका प्रूफ वक्फ किया, आपने उसको रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करवाया किस पर्पस के लिए रजिस्टर करवाया? वो उसके बाद वो लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस में और प्रॉपर डिजिटलाइजेशन के लिए आ जाएगा। अब सपोज करिए वहां मदरसा है तो टीचर्स की सैलरी, चैरिटी जो भी हो रहा है उसका जो इनकम है और एक्सपेंस है वो, और उसमें अगर कोई एक्सेस है तो उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए वो। तो पूरा जब ये पूरा फ्लोर चार्ट हो जाता है ना डिजिटलाइजेशन का, तो आपको चोरी करने का कोई स्कोप नहीं यानी अभी जो मुतवल्ली है वो उस जमीन का क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसके पैसे जो आमदनी हो रही है वो कहां जा रही है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। देयर इज नो चेक एंड बैलेंस इन इट, एंड दैट इज व्हाट दे आर अपोजिंग कि डिजिटलाइजेशन, सीएजी ऑडिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीएजी ऑडिट भी उतनी क्लैरिटी से नहीं होगी। अब आप कौन होते हैं जो आज इस मुद्दे को उठा रहे हो? आपको अगर मुद्दे उठाने थे तो उसके आप सोल्यूशंस दे देते। देखिए, मैं आई विल गिव फुल मार्क्स टू टीडीपी के जो मेंबर्स थे उन्होंने हर एक जीपीसी की मीटिंग अटेंड करी, हर जेपीसी की मीटिंग अटेंड करी। ओएसए साहब ने नहीं अटेंड करी, समाजवादी पार्टी के नहीं, कांग्रेस के तो कल राहुल गांधी जी को देख लिया था, चप्पल और पैजामे में आकर ऐसे बैठे हुए थे, उन्होंने एक पॉइंट नहीं उठाया। क्यों?